नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड हर साल आपदा का दंश झेलता है, लेकिन इस बार आपदा में भारी नुकसान भी हुआ है। उत्तराखंड में आई आपदाओं में हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कई लोगों की मौत हो गई है और कई लोग मलबे में दब गए हैं, जिसकी तलाश आज भी जारी है। प्रदेश के कई हिस्सों में बादल फटने की वजह से मकान दुकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। सैकड़ों से ज्यादा सड़कें बर्बाद हो गई हैं। बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पेयजल लाइनें बर्बाद हो गई हैं। अब केंद्र से पैसों की डिमांड भी की गई है। उत्तराखंड सरकार ने इस वर्ष मानसून के दौरान प्राकृतिक आपदाओं में हुई क्षति की पूर्ति और भविष्य में अवस्थापना संरचनाओं को संभावित नुकसान से बचाने के लिए केंद्र से 5,702 करोड़ 15 लाख की विशेष सहायता देने का अनुरोध किया है, ताकि आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत या पुनर्निर्माण कार्य कराया जा सके। साथ ही आपदा से क्षतिग्रस्त होने वाली संरचनाओं, सार्वजनिक परिसंपत्तियों, मार्गों, आबादी वाले क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए कार्य किया जा सके। बहुत विषम परिस्थितियां हैं। अनेक जगह पर सड़कें टूट गई हैं, लैंडस्लाइड हो गया है, सरकारी मकान, निजी मकान, हमारे बिजली की लाइनें, बिजली घर, पेयजल लाइनें सभी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। पुल कई जगह पर ध्वस्त हो गए हैं। मलारी को जाने वाला पुल ध्वस्त हो गया है। हमारे थराली क्षेत्र में कई जगह पर जो है पुल ध्वस्त हो गया, सड़कें जो है संपर्क मार्ग कट गया है। उन सभी पर काम कर रहे हैं। ऐसे समय में हम प्रदेशवासियों के साथ हैं। हमारा प्रयास है कि जो भी एक एक व्यक्ति आपदा से पीड़ित है उसकी हम हर संभव मदद करें। जहां मदद के लिए ग्राउंड जीरो पर जाकर पूरा प्रशासन काम कर रहा है, हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारी सरकार के लोग भी, हमारे मंत्रीगण भी, विधायक भी, सभी समय समय पर हमारे जनप्रतिनिधि वहां पहुंच रहे हैं। राहत शिविर बनाए गए हैं। उन शिविरों में जितने भी लोग आ रहे हैं, हमारा प्रयास है कि उनको किसी भी प्रकार का जो जरूरी सामान, जरूरी उनके जीवन के लिए जरूरी है, वो सभी वहां पर उपलब्ध हो। जो सहायताएं हैं वो हम कर रहे हैं। तात्कालिक रूप से हमने जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको तात्कालिक रूप से 5 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त पहले शुरुआत में ही हमने देने का इस बार प्रावधान किया है। आगे उनके पुनर्वास इत्यादि आदि की सभी संबंधों में हम लगातार काम कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव के मुताबिक इस वर्ष प्राकृतिक आपदाओं से सभी सरकारी विभाग को कुल लगभग 1,944 करोड़ 15 लाख रुपए की सीधे तौर पर क्षति हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान लोक निर्माण विभाग का हुआ। अगर विभाग नुकसान का आंकड़ा देखे तो उत्तराखंड में आपदा से नुकसान लोक निर्माण विभाग 1,163 करोड़ 84 लाख, सिंचाई विभाग 266 करोड़ 65 लाख, ऊर्जा विभाग 123 करोड़ 17 लाख, स्वास्थ्य विभाग 4 करोड़ 57 लाख, विद्यालय शिक्षा विभाग 68 करोड़ 28 लाख, उच्च शिक्षा विभाग 9 करोड़ 4 लाख, मत्स्य विभाग 2 करोड़ 55 लाख, ग्राम्य विकास विभाग 65 करोड़ 50 लाख, शहरी विकास को 4 करोड़, पशुपालन विभाग 23 करोड़ 6 लाख, अन्य विभागीय परिसंपत्तियां 213 करोड़ 46 लाख। संबंध में हम लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं। लगातार जो सावधानियां हैं वो सावधानियां भी बरत रहे हैं। निश्चित रूप से अब जिन क्षेत्रों में जल भराव हो गया है, जिन क्षेत्रों में आपदा आई है, वहाँ पर महामारी जैसी आशंका उत्पन्न हो सकती है। उसके लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग समेत सभी विभाग जो जरूरी कदम है वो उठाएंगे, उस पर काम करेंगे। उत्तराखंड आपदा सचिव ने बताया कि क्षति की परिपूर्ति के रूप में 1,944 करोड़ 15 लाख के अलावा परिसंपत्ति जैसे मार्ग, आबादी वाले क्षेत्र और अन्य अवस्थापना संरचनाओं को स्थिर करने के लिए 3,758 करोड़ रुपए की सहायता मांगी गई। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा से इस वर्ष 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक आपदा से 79 व्यक्तियों की मौत, आपदा से 90 लोग लापता हो गए, आपदा में 115 लोग घायल हुए, 3,953 छोटे बड़े पशुओं की मौत हुई, 238 पक्के और 2 कच्चे भवन ध्वस्त हुए।
835 पक्के, 402 कच्चे भवन क्षतिग्रस्त हुए। प्रदेश में आपदा से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। जगह जगह आप देख लीजिए, सड़कें बाधित हैं, लोगों की जानें चली गई हैं, लोगों के भवन, दुकानें, सब चीज़ ध्वस्त हो गए हैं। लेकिन सरकार केवल बयानबाजी करने में मशगूल है। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही जो है सरकार को चेताने और जगाने का काम किया था कि आपदा के मद में 2,500 करोड़ रुपया प्रदेश को मिलना चाहिए, जिससे आपदा के जख्मों पे जो है आप राहत के लेप लगा सकें। लेकिन सरकार अब कह रही है कि 5200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। 5200 करोड़ रुपए से आपदा के जख्मों पर मरहम नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि सरकारी आकलन लोगों को राहत नहीं दे पा रहा है। जिसका मकान ध्वस्त हो गया है, जिसकी दुकान ध्वस्त हो गई है, होटल ध्वस्त हो गया, उसको केवल 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। 5 लाख रुपए से क्या होगा? उसका भवन बना करके दिया जाना चाहिए, लोगों का पुनर्वास होना चाहिए, और जिससे वो दोबारा से अपना काम कर सके, अपने बच्चों का लालन पालन कर सके। आपदा के लिए सरकार को दोबारा से नीति बनाने की आवश्यकता है, नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है। देखते हैं सरकार आपदा को लेकर के गंभीर होती है और जिस डबल इंजन की बात कर रही है, उस डबल इंजन का लाभ आपदा प्रभावितों को वास्तविक रूप में मिलता है या नहीं मिलता है। कई व्यवसायिक दुकानें, होटल, होम स्टे, रेस्टोरेंट क्षतिग्रस्त हुए। कुल मिलाकर यह है कि इस वर्ष आपदा से ज्यादा नुकसान हुआ है। खासकर अगस्त महीने में राज्य के कई हिस्सों में कहीं बादल फटा तो कहीं अतिवृष्टि से नुकसान पहुंचा। मौजूदा वक्त में राज्य सरकार ने केंद्र से मदद मांगी है। उम्मीद है कि जल्द ही केंद्र से राशि को मंजूरी मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। आए दिन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी राजधानी में विभागों के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और विकास कार्यों को लेकर दिशा निर्देश भी देते हैं। लेकिन अब सीएम धामी ने फैसला किया है कि जिले में वो विकास कार्यों की जमीनी हकीकत भी जानेंगे। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की सरकार है, जिसके मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी, जो अक्सर विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश देते रहते हैं। जनता की उम्मीदों के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए अब मुख्यमंत्री खुद ही कुछ समय बाद सड़कों पर उतरने वाले हैं, ताकि ये पता चल सके कि विकास कार्यों की स्थिति क्या है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि वो प्रदेश में सरकारी मशीनरी के विकास का रियलिटी चेक करेंगे। सड़कों से ही सफर करेंगे ताकि ये पता चल सके कि विकास कार्यों की स्थिति जनपदों में क्या है। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कई योजनाओं की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने निर्णय लिया कि अब सभी जनपदों में वो सड़क मार्ग से पहुंचेंगे। आपदा एक बहुत बड़ा संकट का समय है और आपदा में हम देख रहे हैं कि गांव के गांव, शहर के शहर उसमें बर्बाद हो जा रहे हैं और उनके पुनर्वास के लिए हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पूरे मनोयोग से लगे हैं। आपदा राहत के लिए अग्रिम पंक्ति में पहुंचे 24 घंटे के अंदर, चाहे थराली हो, हर जगह माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गए और अब उनके पुनर्वास के लिए बहुत बड़ा एक वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की आवश्यकता है और हमारी डबल इंजन की सरकार है और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड के साथ विशेष स्नेह है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से विशेष स्नेह रखते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है इस आपदाग्रस्त क्षेत्र के पुनर्वास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निवेदन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पैकेज को देंगे और उत्तराखंड की जनता जो आपदाग्रस्त के होने के कारण से कष्ट में है, हम जल्दी से जल्दी उनका पुनर्वास हमारी सरकार करके उन्हें राहत दे सकेंगे। पिछले दिनों हुई बैठक में अधिकारियों को बरसात का मौसम समाप्त होते ही प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए निर्देशित किया। इसके लिए मुख्यमंत्री ने विभाग और वरीय अधिकारियों को 50 दिनों का समय दिया है।
ताकि बरसात के दिनों में सड़कों पर बने गड्ढों को भर दिया जाए और जनता को सफर में किसी तरह की दिक्कत न हो। ओके। प्रदेश में आपदा से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। जगह जगह आप देख लीजिए, सड़कें बाधित हैं, लोगों की जानें चली गई हैं, लोगों के भवन, दुकानें, सब चीज़ ध्वस्त हो गए हैं। लेकिन सरकार केवल बयानबाजी करने में मशगूल है। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही जो है सरकार को चेताने और जगाने का काम किया था कि आपदा के मद में 2,500 करोड़ रुपया प्रदेश को मिलना चाहिए, जिससे आपदा के जख्मों पे जो है आप राहत के लेप लगा सकें। लेकिन सरकार अब कह रही है कि 5200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। 5200 करोड़ रुपए से आपदा के जख्मों पर मरहम नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि सरकारी आकलन लोगों को राहत नहीं दे पा रहा है। जिसका मकान ध्वस्त हो गया है, जिसकी दुकान ध्वस्त हो गई है, होटल ध्वस्त हो गया, उसको केवल 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। 5 लाख रुपए से क्या होगा? उसका भवन बना करके दिया जाना चाहिए, लोगों का पुनर्वास होना चाहिए, और जिससे वो दोबारा से अपना काम कर सके, अपने बच्चों का लालन पालन कर सके। आपदा के लिए सरकार को दोबारा से नीति बनाने की आवश्यकता है, नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है। देखते हैं सरकार आपदा को लेकर के गंभीर होती है और जिस डबल इंजन की बात कर रही है, उस डबल इंजन का लाभ आपदा प्रभावितों को वास्तविक रूप में मिलता है या नहीं मिलता है। सरकारी मशीनरी के कामकाज और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत परखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क मार्ग से सफर करेंगे। जिस जिले से वो गुजरेंगे वहां अफसरों के साथ योजनाओं की समीक्षा होगी। साथ ही सीएम लोगों के बीच जाकर उनके मन की बात जानेंगे और समस्याओं के निस्तारण को लेकर दिशा निर्देश भी देंगे। 2 दिन पहले ही सचिवालय में अफसरों के साथ बैठक में इसकी जानकारी दी गई है। ये पहला मौका नहीं है जब मुख्यमंत्री जनता के बीच जाकर विकास कार्यों की हकीकत परखने जा रही हैं। इससे पहले गांव में प्रवेश कार्यक्रम के तहत वो कई गांव में रुख भी कर चुके हैं। ऐसे सीएम को लोगों की समस्याओं और जरूरतों की सटीक जानकारी मिलेगी। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देशित किया है कि वो प्रत्येक जिले के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करें। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने अब एक नई पहल भी की है। मुख्यमंत्री ने कहा है सभी अधिकारियों को अल्टीमेटम भी दिया है और वो अब खुद भी सड़कों पर उतरेंगे। क्या कुछ व्यवस्थाएं रहने वाली है इस दौरान और कहां से इसकी शुरुआत करने वाले मुख्यमंत्री? हाँ, देखिए विशाल, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर जो है अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि 50 दिनों के अंदर जो है पूरी खाका तैयार कीजिए और 50 दिन के अंदर अंदर ये जो सड़कें गड्ढा मुक्त करनी है, जो कि गड्ढा युक्त हैं, और आपदा के बीच जो है कई सड़कें जो है बाधित हुई हैं, कई सड़कें टूट गई हैं, कई जगह पर गड्ढे हुए हैं। राजधानी देहरादून की बात हो, चंपावत की बात हो, पौड़ी की बात हो, उत्तरकाशी की बात हो, चमोली की बात हो, कई जगह पर लैंडस्लाइड के चलते भी जो है सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है। और इन सभी सड़कों को जो है किस तरीके से ठीक किया जाए, किस तरह से गड्ढा मुक्त किया जाए, इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है साफ तौर पर निर्देश दिए हैं और अधिकारियों के साथ ये भी कहा है कि जो है बैठक की जाएगी। और बैठक करने के साथ साथ उन्होंने ये भी साफ तौर पर कह दिया है कि वह खुद रोडों का जो है स्थलीय निरीक्षण करेंगे, यानी कि वे खुद जो है हवाई सर्वेक्षण न करते हुए सड़कों से जाएंगे और जो है ये देखने का प्रयास करेंगे कि कितनी जो है स्थिति बेहतर हो पाई है। यानी कि 50 जो दिन है वो दिए गए हैं और उन दिनों के बाद जो है मुख्यमंत्री स्वयं नीचे जो है उतरेंगे और स्वयं जो है कहीं ना कहीं जो है सड़कों का निरीक्षण करते न जाएंगे। यानी उन्होंने साफ तौर कहा कि वह गाड़ी से जाएंगे, गाड़ी से उतर कर कहीं भी जो है सड़क का निरीक्षण कर सकते हैं, कहीं गड्ढा तो नहीं है। तो ये तमाम चीजें उन्होंने देखने के लिए कहा है और अधिकारियों को जिस तरह से 50 दिन दिए हैं, अब देखना होगा कि 50 दिन के अंदर वो किस तरह से इन चीजों को बेहतर करते हैं, क्योंकि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि पिछले वर्ष भी इस तरह की बातें सामने आई थी, लेकिन चीजें तब्दील नहीं हो पाई, जो तस्वीरें थी वो बदल नहीं पाई और इस तरह की तस्वीरें ही देखने को मिली कि गड्ढा युक्त सड़कें दिखाई दी, गड्ढा मुक्त दिखाई नहीं दी। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जो विपक्ष सवाल उठा रहा है उसके बीच 50 दिन के बाद किस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं और मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर के किस तरह से जो है निरीक्षण करते हैं और उसके बाद अगर लापरवाही आती है तो किस तरह की कार्रवाई होती है। जी लेकिन योगेश, ऐसे में क्योंकि केंद्र से एक बड़ी राहत राशि की डिमांड भी की गई है, जिस तरह उत्तराखंड में आपदा जैसे हालात बने हैं, उसको लेकर क्या कुछ सूचनाएं मिल पा रही हैं?
हाँ देखिए, बिल्कुल विशाल, आपदा की चपेट में इस वक्त उत्तराखंड है और कई जनपदों में भारी त्रासदी देखने को मिली है। धराली में जिस तरह से हुआ, उसके बाद थराली में बादल फटा, रुद्रप्रयाग में हुआ, चमोली में देखने को मिला। इसके साथ साथ जो है पौड़ी जनपद में भी कई जगह पर जो है तस्वीरें इस तरह की आई। तो अब बड़ी जो अगर क्षति देखी जाए तो काफी हुई है, और ऐसे में चाहे वो सड़कों की हो, चाहे वो है मकानों की हो, प्रभावित काफी लोग इससे हुए हैं। उन्हीं के चलते जो है किस तरह से उनकी मदद की जाए, किस तरह से पुनर्वास किया जाए, उसको लेकर के अब केंद्र सरकार से जो है ये डिमांड भेजी गई है। और जो इस तरह से 52 करोड़ रुपए के लगभग ये डिमांड भेजी गई है, उसके बाद अब जो है क्योंकि केंद्र से भी टीम आएगी और केंद्र से टीम आने के बाद इसी महीने जो है वो अपना सर्वेक्षण चालू करेंगी। सर्वेक्षण करने के बाद वह देखेंगे कि जिस तरह की डिमांड की गई है उसके तहत कितना नुकसान हुआ है, कितना नहीं हुआ, ये तमाम चीजें भी उनकी ओर से आकलन की जाएगी। हालांकि फिलहाल आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं जिस तरह का आकलन वो कर रही हैं, उस हिसाब से जो है केंद्र सरकार से जो है ये राहत मांगी जा रही है। और ये आश्वस्त भी है कि जो है केंद्र से जो राहत मांगी गई है उसमें जो है कहीं ना कहीं उनका सहयोग पूरी तरह से मिलता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सरकारें दावा करती हैं कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए हर साल हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, जिस पर अक्सर सवाल भी उठते हैं। आज शिक्षक दिवस है, लिहाजा उन शिक्षकों को याद करना जरूरी है जो बिना लाभ के बच्चों को भविष्य की राह दिखाते हैं। देहरादून में ऐसे शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्हें गरीब बच्चों के गुरुजी के नाम से जाना जाता है। हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। शिक्षक दिवस पर हम सब अपने गुरुओं को याद भी करते हैं, लेकिन असल में गुरु वही हैं जो बिना किसी स्वार्थ के समाज के भविष्य को दिशा देते हैं। देहरादून की पाठशाला और यहाँ ये समर्पित शिक्षक साबित करते हैं कि शिक्षा ही वो चाबी है जिससे अंधेरे में भी उजाला किया जा सकता है। राजधानी देहरादून में कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने सड़क से उठाकर बच्चों को न सिर्फ पढ़ाई के लिए प्रेरित किया बल्कि स्कूल तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका भी निभाई है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की एक मलिन बस्ती में हर शाम उम्मीद की एक अनोखी पाठशाला सजती है, जहां ना तो पक्के क्लासरूम है और ना बैठने की बेहतर व्यवस्था और ना ही बारिश के दौरान स्कूल तक बच्चों के पहुंचने के लिए पक्की सड़क। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद गजेंद्र कुमार, मीना पासवान और मनीषा पासवान जैसे समर्पित शिक्षक दिन की नौकरी के बाद शाम 4:30 बजे से 7 बजे तक यहाँ बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते हैं। सर, मेरा नाम गजेंद्र मुल्ला है। गजेंद्र जी, कैसे इस मस्ती और बस्ती की पाठशाला को आप चला रहे हैं, क्योंकि इसमें मस्ती भी भरपूर और बस्ती के साथ साथ इनको पाठशाला ऐसी कि आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं, और किस तरह से आप इनको शिक्षा देने का काम करते हैं? जी, एक्चुअल में सर ये एक स्लम एरिया है और यहाँ पर जो है फैमिली जो होती है वो शिक्षा से डरती हैं। ये बच्चे मतलब अब कोई बच्चे कूड़ा बीनने जाते हैं, कोई बाल मजदूरी कर रहा है, तो ये बच्चे शिक्षा से बहुत डरते थे। तो हमने इनको खेल के माध्यम से इन्होंने शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा। तो शुरू में मैंने 2 बच्चों से ही शुरुआत की थी यहाँ पर, और हमने देखा कि काफ़ी बच्चे इस बस्ती में स्कूल नहीं जाते थे। हमने उनके माँ बाप की थोड़ा काउंसलिंग करी, इन बच्चों की काउंसलिंग करी और उनको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराया। और यहाँ पर ताकि ये बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ अगले दिन स्कूल जा सके, तो यहाँ पर इनके लिए पूरी शिक्षा की व्यवस्था, जो इनका स्कूल का होमवर्क है और सारी की सारी जो चीज़ें याद कराना है इनको, वो कराया ताकि अगले दिन एक कॉन्फिडेंस के साथ स्कूल जा सकें और वो जवाब भी दे सके टीचर को। तो इन बच्चों को भी कॉन्फिडेंस आने लगा। इसके अलावा हमने इन बच्चों को यहाँ पर खेल की सुविधाएं, म्यूज़िक की सुविधाएं, कंप्यूटर की सुविधाएं भी दी और अब ये बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। शिक्षक बताते हैं कि 2 बच्चों से शुरू हुई ये पाठशाला आज 80 से ज्यादा नन्हे मुन्नों का सहारा बन चुकी है। शिक्षकों ने पेड़ों के नीचे अस्थायी क्लासरूम तैयार किया है। यहाँ तक कि कंप्यूटर भी लगाए गए हैं ताकि बच्चे तकनीकी ज्ञान से जुड़े रह सके। सबसे खास बात यह है कि ये गुरु न सिर्फ बस्ती में बच्चों को पढ़ाते हैं बल्कि उन्हें सरकारी स्कूलों में एडमिशन भी दिलाते हैं ताकि उनकी शिक्षा लगातार आगे बढ़ती रहे। कभी यही बच्चे कूड़ा बीनने या मजदूरी करने को मजबूर थे, लेकिन अब
वही किताबों और कॉपियों के सहारे अपनी सपनों को उड़ान दे रहे हैं। किस तरह से आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, चलिए बातचीत भी करेंगे और इसके साथ साथ आप दिखाने का भी काम करिए कि कहाँ कहाँ कैसे बच्चों को आप शिक्षित करने का काम करते हैं। जी, तो ये बच्चे बेसिकली यहाँ पर 4:30 बजे आ जाते हैं। ये हमारा क्लासरूम है, ये अभी हमने इस साल ही बनाया है और इसमें बड़े बच्चे हमारे 9, 10, 11, 12 के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। और इसमें मुख्य बात यह है कि इस क्लासरूम को हमारे द्वारा, इन बच्चों के द्वारा ही तैयार किया गया है। इसमें जो पेंटिंग्स है, इसमें जो पेंट किया गया है, ये सारा का सारा इन बच्चों के द्वारा ही किया गया है। और जो है यहाँ पर जो ये बच्चे पढ़ने आते हैं, काफ़ी साल से जो पढ़ रहे हैं, तो उनको ट्रेन करते हैं कि आज ये पढ़ के हायर एजुकेशन में जा चुके हैं, लेकिन ये बच्चे इन छोटे बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था करें। और हमारे साथ अभी यही हमारे पास हम टोटल 7 टीचर हैं जो कि इसी पाठशाला से पढ़े हुए बच्चे हैं और आज इन बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं, अपने अनुभव के आधार पर उनको पढ़ा रहे हैं। तो 5-6 महीने की इनको ट्रेनिंग देते हैं जब 12th पास कर लेते हैं। और आज ये मतलब इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नेतृत्व का भाव जो हम पैदा करते हैं इन बच्चों के बीच में। शिक्षक दिवस पर ये कहानी सिर्फ पढ़ाई की नहीं बल्कि उन सच्चे गुरुओं की मिसाल है जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी और समर्पण से अंधेरों के बीच भी शिक्षा का दीप जलाकर इन मासूमों के भविष्य को रोशन करने का बीड़ा उठाया है। मलिन बस्ती के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक न सिर्फ बच्चों को पढ़ा रहे हैं बल्कि उनके भविष्य को संवारने की एक अनोखी मुहिम भी चला रहे हैं। गरीब बस्ती में झुग्गियों के बीच चल रही ये पाठशाला आज बच्चों के सपनों का सहारा बन चुकी है। तो कितना चैलेंजिंग ये रहा होगा कि एक स्लम एरिया में वहाँ से बच्चों को शिक्षा के लिए आगे लेके आना और फिर उनके माता पिता को कन्विंस करना बड़ा कठिन रहता है। किस तरह की चुनौतियाँ थी सामने? सर, चुनौतियाँ तो अभी भी बहुत रहती है क्योंकि इन बच्चों को जो है कि जो जैसे झाड़ू पोछा करते हैं तो ये अपने बच्चों को वहाँ पर उस काम में भी लगा देते हैं। ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है क्योंकि इनके लिए जागरूकता का अभाव है। उसके लिए फिर हमने इन बच्चों के लिए, इनकी जो मदर हैं, इनके लिए हमने नियो नारी की शुरुआत करी, जो कि महीने में हम एक सेशन करते हैं और उनकी अलग अलग टॉपिक पे हम बात करते हैं और हम उनको फिर जागरूक करते हैं कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है और उसका हमें लाभ भी मिला है। आज यहाँ पर लगभग 95% बच्चा स्कूल जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से इन्होंने बताया कि 95% बच्चे जो हैं स्कूल की तरफ, शिक्षा की तरफ जुड़े हैं और फ्री में शिक्षा देना बड़ा जो चैलेंजिंग है वो कहीं ना कहीं रहता है और स्लम एरिया में चुनौती बड़ी रहती है। माता पिता को कन्विंस करना, पढ़ाई के लिए उनको प्रेरित करना कि उनका बच्चा जब स्कूल जाएगा तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हुए वह कहीं ना कहीं जो है आगे बढ़कर कुछ ना कुछ बनेगा। टीचर हमारे साथ मीना है, उनसे बातचीत करेंगे। मीना जी, आप भी क्योंकि लंबे समय से हमने देखा कि आप भी जो है स्लम एरिया में ही बच्चों को जो है शिक्षा देने का काम कर रही हैं। कितना बड़ा कठिन हो जाता है एक स्लम एरिया के बच्चों को बुलाना, पढ़ाना और उनके माता पिता को कन्विंस करना? हाँ सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे यही आती है कि उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना कि जो शिक्षा है कितनी ज़रूरी है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है, घर वालों को तो हम कन्विंस कर लेते, फिर उसके बाद बच्चों का होता है तो बच्चे क्या करते, जैसे कि हम उन्हें लेके आए, फिर उसके बाद होता ये है कि एक दिन आए फिर वो गायब, फिर उनको लेके आना, फिर पढ़ाना, फिर उनको समझाना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें समझाने में ही आती है, पर धीरे धीरे वो ऐसा होता है कि वो समझ जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका एडमिशन ही नहीं हो पाता स्कूल में, बहुत प्रॉब्लम आती है आधार कार्ड की वजह से, तो फिर उनका एडमिशन करवाते हैं। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, चैलेंजेस आते ही रहती है। उत्तराखंड सरकार हर साल शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने का दावा करती है, फिर ये तस्वीरें उन दावों पर एक बड़ा सवाल है। अगर शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है तो ये बच्चे कौन हैं जिन्हें खोज कर कुछ युवा ब्यूटी टाइम के बाद समय निकाल कर पढ़ा रहे हैं? सवाल है कि अगर शिक्षा विभाग में सब कुछ ठीक चल रहा है तो राजधानी में ही मलिन बस्तियों के बच्चे स्कूल तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? शिक्षा दिवस पर जो हम आपको एक खास पेशकश दिखा रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे स्लम एरिया से बच्चों को एकत्रित करना, उनको पढ़ाना, शिक्षा से जोड़ना और उनके माता पिता को कन्विंस करना बड़ी चुनौती रहती है। लेकिन आपने इसके चलते कई मूवी में भी ये चैलेंजिंग देखी होंगी, लेकिन वास्तविक तौर पर अगर देखें तो राजधानी देहरादून में इस तरह की चैलेंजिंग के बावजूद ये टीचर्स मुफ्त से जो यहाँ पर शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और बिना स्वार्थ के। कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है कि बच्चों से स्वार्थ जुड़ा हो, सिर्फ एक ही स्वार्थ है कि ये बच्चे पढ़ लिख कर आने वाले वक्त में
राजधानी देहरादून का नाम रोशन करे, अपने प्रदेश का नाम रोशन करे और इन शिक्षकों का नाम रोशन करे। और यही पहल इनकी है कि 2 बच्चों से शुरुआत करने के साथ साथ आज ये इनका जो मस्ती की पाठशाला है, ये बस्ती की पाठशाला है, ये कहीं ना कहीं आज 80 बच्चों से ऊपर चल पहुंची है। 95% बच्चे आज के समय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में योगेश आर्य, H24/7 देहरादून। और न्यूज स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।